हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदर्स में, जहां आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जेनो नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी। यूनिट 4 चल रहा था हमारा, है ना। आपको पता तो होना चाहिए कि भैया यूनिट कौन सा है। भैया हमें तो यूनिट ही नहीं पता है, तो पहले मैं तुम्हारा यूनिट लिख देता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो भैया हमारा एनाटमी का यूनिट कौन सा चल रहा था? यूनिट चल रहा था 4, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। उसमें अभी तक हम क्या कर रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी हम ब्लड ही पढ़ रहे हैं ना। अभी तो हमारा ब्लड ही चल रहा है भैया, है ना। हाँ, तो ब्लड ही चल रहा है तुम्हारा यूनिट 4। और पार्ट कौन सा है आज? पार्ट है 4, ठीक है। बढ़ते हैं अब, देखो। तो यार मैंने तुम्हें इससे पहले वाली पार्ट में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ बता दिया था। हाँ भैया, कुछ तो बताया था। क्या बताया था? बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको याद होगा। आज और कुछ और नई चीज़ें देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो आपकी आरबीसी होती है ना, वो किससे बनती है? अगर मैं आपको पूछूँ तो याद रखना, विटामिन B12 और क्या, फॉलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बटुआ में, है ना। क्या रिक्वायर्ड? जैसे मेरे को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। फॉर आरबीसी लिखेंगे हम, आरबीसी फॉर्मेशन या सिंथेसिस भी लिख सकते हो आप, है ना। तो याद ना, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल होता है। पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि कौन सा ऐसे विटामिन चाहिए, विटामिन B12, एसिड कौन सा चाहिए, फॉलिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। तो यार देखो, मेरे कल जो तुम्हें बताया था ना, वो तो शॉर्ट नोट्स थे। मैं आप यहाँ पर आपको उसी मतलब वही रेड डब्ल्यूबीसी के जो भी है, उनको मैं अपनी थ्योरी के साथ आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो उनको समझना, ठीक है। देखो, ल्यूकोसाइट को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, रेड वाइट ब्लड सेल, है ना। ल्यूकोसाइट हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस, पता है, डिफेंस में। और दे डिटेक्ट, ये क्या करते हैं? फॉरेंस जो एबनॉर्मल आपके एंटीजेंस होते हैं, उनको क्या करते हैं? डिटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऑब्वियसली बात है। उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको हलवा हलवा पूरा तो ना खिलाएंगे, उनको तो मारेंगे पकड़ के, साल हमारे शरीर में घुसे हैं, इन्फेक्शन पूरा फैलाने आए हो। तो होता है रेंज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिस्क्राइब लो। देखो, एज इन देखो, इसको हमें ना सब चैप्टर 15 में और डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, डब्ल्यूबीसी कैसे डिफेंस मैकेनिज्म में आपका रोल प्ले करता है ना। तो आगे के चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। देखो, ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, बट दे अकाउंट फॉर ओनली। देखो, पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लड सेल्स होती है। आपको पूछे कि ब्लड सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन सी होती है? आरबीसी नहीं होती बच्चा, सबसे बड़ी होती है आपकी ल्यूकोसाइट। लेकिन इनका जो काउंट होता है ना, वो बहुत कम होता है, ओनली 1%, है ना, टोटल ब्लड वॉल्यूम का। बिकॉज दे मच लेस न्यूमेरस देन इरेथ। और ये क्योंकि अभी क्या होती है, आप देखोगे क्या, ये कम होती है। न्यूमेरस का मतलब वो ज़्यादा होना है ना, तो लेकिन कम न्यूमेरस होती है। किससे? इरेथ्रोसाइट से। इरेथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी, है ना। दे कंटेन न्यूक्लियाई। देखो यहाँ पे न्यूक्लियाई होगा, न्यूक्लियाई का और न्यूक्लियस में क्या अंतर है? न्यूक्लियस होता है सिंगुलर और न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे, तो न्यूक्लियाई होंगे यहाँ पर, ठीक है। हैव सम ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स भी होंगे ना उनके साइटोप्लाज्म में। और ग्रेन्यूल्स में आपको पता है कुछ ना कुछ तो भरा हुआ रहता ही है ना। देखो, ये दो तरह के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। या ये पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको बोला जाता है? पूछ लिया जाता है, याद है ना, ग्रेनुलोसाइट्स को कहा जाता है। मैंने कोई कुछ ट्रिक बताई थी। ग्रेनुलोसाइट जितने भी होंगे ना, उनके पीछे फिल्स लगा होगा, जैसे न्यूट्रोफिल, है ना, एसिनोफिल और आपके बेसोफिल। तो इन सब के पीछे फिल लगा हुआ है, तो ये ग्रेनुलोसाइट है ना। ग्रेनुलोसाइट में साइट वाले हो जाएंगे, मोनोसाइट आ जाएगा, लिम्फोसाइट आ जाएगा, ओके। और ये लगना पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है? ग्रेनुलोसाइट को कहा जाता है। तो इसको भी मैं अंडरलाइन अच्छे से कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सर पीला कलर दिखता नहीं है, अरे कोई नहीं, ये लो, है ना। आगे आता है इंक्रीज ल्यूकोसाइट मेम्ब्रेन इन द ब्लड स्ट्रीम, ल्यूकोसाइटोसिस। बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बता सकता हूँ। हालांकि मैं ये ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, आप यह बता चुके हो आप। साइटोसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ल्यूको का मतलब वाइट मतलब वाइट ब्लड सेल ही होगा। तो वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन में उनका बढ़ना क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। कम होना क्या कहलाएगा? मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था। हाँ भैया, बताया था आपने, तो कमेंट करो भाई। बताया था तो कमेंट करना चाहिए तुम्हें। अभी कमेंट करके बताना क्या बताया था मैंने। इंडिकेट ए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, यूजुअली इंडिकेट ए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, एग्जांपल इन्फेक्शन, ट्रॉमा और मेलिंजेंसी। तो यार ये ना किसको इंडिकेट करता है? कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को। देखो, एक बात तो आपके बॉडी में ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या कब बढ़ेगी? जब इन्फेक्शन होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ भैया, समझ गए क्या? कि जब इन्फेक्शन होगा तभी तो ये लोग आएंगे। हाँ भैया, तभी आएंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है, तभी इनकी संख्या बढ़ी है ना, वरना नहीं बढ़ती है ना, नॉर्मली रहती है। ब्लड वॉल्यूम बिकॉज दे मच लेस न्यूमेरस देन इरेथ्रोसाइट। वापस वो आ गया भैया, है। हमने 2 बार लगा दिया क्या? नहीं भैया, वो जल्दी गलती से उधर चला गया होगा आपका, है ना। नहीं भैया, पढ़ना है इसको, समझो, यहाँ पर समझो। यहाँ यहाँ पे क्या दे रखा है? समझ में आ गया ना।
हाँ, अब यहाँ से देखो ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। तो पहले ग्रेनुलोसाइट ये जिसको दूसरा नाम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़े क्या, तो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन कॉल्ड, देखो पहली बात तो इनके फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, ये जो आपका ग्रेनुलोसाइट्स है ना, इनके फॉर्मेशन को जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ग्रेनुलोपोइसिस, ठीक है। तो ग्रेनुलोपोइसिस उसको कहा जाता है, जैसे इरेथ्रोपोइसिस था, जैसे थ्रोम्बोपोइसिस था, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, वैसे ग्रेनुलोपोइसिस हो जाएगा। समझ रहे हो ना हमारी बातों को, हाँ भाई आप समझ रहे हैं तो अब बढ़े आगे, हाँ बढ़ो। देखो ग्रेनुलोसाइट्स फॉलो ए कॉम, ये तो ऐसी फालतू की चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये को यहाँ पे समझते हैं। देखो आपके पास आता है, देखो क्या दे रखा है, आगे देखते हैं हम। देखो माइलिनोसाइट बिफोर डिफरेंशिएशन टू द थ्री टाइप्स, ये जो फालतू चीज़ इतना नहीं है ये देखो एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें एक बार पहले जो हम पार्ट पढ़े तो उसमें मैंने तुम्हें ना कुछ ऐसा बताया था कि स्टेम सेल से क्या क्या बनती है ना, उस चार्ट को आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है भैया। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो तुमने चार्ट याद नहीं किया ना तो तुम्हें बहुत सारे एमसीक्यू नहीं बनेंगे और पीवाईक्यू भी नहीं बनेंगे, मैं तो सीधा बोलता हूँ, ठीक है। पीवाईक्यू में से भी उन चार्ट में से सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सा चार्ट मसाला, वो तुम देख लेना, मैंने तुम्हें इससे पहले वाले में एक बताया था। स्टेम सेल जो है ना वही किस किस में डिवाइड होकर आपके एरिथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल बनाती है, तो चार्ट आपको बिल्कुल याद रखना है, और वही यहाँ पे टेबल बनी हुई थी, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया था, है ना। अब देखो द ऑल ग्रेनुलोसाइट्स हैव कॉम्प्लेक्स मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म, जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स और मल्टी लोब्ड क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होंगे, न्यूक्लियस में तो होंगे नहीं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियाई होते हैं ना, न्यूक्लियस बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियाई होते हैं इनके पास, है ना। देयर नेम्स रिफ्लेक्ट द डाइज दे टेक अप व्हेन स्टैंड इन द लेबोरेटरी। इसिनोफिल्स टेक अप, मैं बता चुका, तो ये इस ईओसिन में जाके अटैच होता है, ईओसिन डाई में, जो कि कैसी रेड एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, पूछा जा सकता है कि जो ईओसिन है वो कैसी कलर की होती है, यार ना रेड एसिड कलर की होती है डाई। बात करें बेसोफिल, वो बेस वाले से जाके अटैच होता है, एल्कलाइन मतलब बेसिक है, और मेथिलिन डाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि बेसोफिल किसके साथ जाएगा, किससे स्ट्रेन होगा वो, एल्कलाइन मेथिलिन ब्लू से। न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये पर्पल देता है ना, पर्पल से, बिकॉज ये क्या है दोनों डाइज में हो जाता है ये, इसलिए पर्पल हो जाएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल की। दिस स्मॉल्स फास्ट एंड एक्टिव स्कैवेंजर प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्वर्जन, है ना, तो बैक्टीरियल इन्वर्जन के अगेंस्ट बचाएगा। रिमूव डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करेगा। एंड डर्बिस मतलब जो कचरा है सेल का, है ना, फ्रॉम डैमेज टिश्यू से। दे आर अटैच्ड इन लार्ज नंबर टू एनी एरिया ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल कॉल्ड केमोटैक्सिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल का नाम मतलब क्या बोल रखा है कि कोई भी, जैसे समझ लो कहीं भी इन्फेक्शन हो गया तो ये इन्फेक्शन पे जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। लेकिन अटैच होने के लिए इनको केमिकल चाहिए, उस केमिकल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं लाइनें करता जा रहा हूँ ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, को याद ही रखना है, एमसीक्यू वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। केमोटैक्सिन्स, ठीक है, पूछा जाएगा, अरे बिल्कुल पूछा जाएगा यार, कैसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। विच आर रिलीज बाय डैमेज सेल, जो कि डैमेज सेल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन रिलीज करता है फिर बोल रहा हूँ, है ना, तो डैमेज सेल के द्वारा पढ़ते जाओ बस, है ना। फिर न्यूट्रोफिल्स आर हाईली मोबाइल फोन वाला मोबाइल, अरे नहीं रे नहीं, मूवमेंट कर सकते हैं ना, ये मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, और ये कैपिलरी से बाहर निकल सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। कौन सी प्रोसेस भैया, कि भाई जो है ना आपकी न्यूट्रोफिल होते हैं ना, ये कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल सकते हैं, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, अगर कोई पूछ ले तो तुम लोग क्या बोलोगे, डायापिडेसिस, ठीक है। तो डायापिडेसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है, अंडरलाइन हम कर देते हैं, इसको याद रखना है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायापिडेसिस कहा जाता है, किसको कहा जाता है बता दिया मैंने। देयर मेम्ब्रेन्स राइज वेरी क्विकली इन एन एरिया ऑफ डैमेज और इन्फेक्टेड, नंबर है, मेम्ब्रेन नहीं है, नंबर है ना, तो उनका जो नंबर होता है वो राइज मतलब बढ़ जाता है, कहाँ पर, जहाँ पे डैमेज एरिया होता है या इन्फेक्टेड एरिया होता है, ऑब्वियसली बात है, इनका काम है इन्फेक्शन से लड़ना, तो वहाँ पे इनका नंबर बढ़ जाएगा, है ना। जहाँ क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे न्यूट्रोफिल होंगे, ठीक है। जैसे जहाँ पर अपराध होता है, पुलिस होती है, हालांकि वो लेट आती है, लेकिन ये टाइम पे पहुँचेंगे, ठीक है, ये पुलिस की तरह नहीं है। देयर दे इनकल्ट किल बैक्टीरिया फेगोसाइटोसिस करके कर देंगे, है ना। और देयर न्यूक्लियस आर कैरेक्टरिस्टिकली कॉम्प्लेक्स विथ अप टू 6 लॉब्स, ये याद रखना इसमें कितने लॉब्स होते हैं, पूछे जा सकते हैं। एंड देयर ग्रेन्यूल्स आर लाइसोसोम्स कंटेनिंग एंजाइम टू डाइजेस्ट इनगल्फ बैक्टीरिया। इनके पास क्या होता है, इनके ग्रेन्यूल्स जानते हो ना, ग्रेन्यूल्स इस तरीके से ग्रेन्यूल्स होंगे ना, तो ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या होगा, लाइसोसोम्स कंटेनिंग
एंजाइम लाइसोसोम्स होंगे जिनके पास एंजाइम्स होंगे, है ना, डाइजेस्ट करने के लिए इनगल्फ बैक्टीरिया को। तो लाइसोसोम कंटेनिंग एंजाइम्स इनके पास होते हैं जो कि बैक्टीरिया को क्या कर देगा, जो भी इनगल्फ मटेरियल है, जो भी जिन भी मटेरियल को ये इनगल्फ करते हैं ना, मतलब आपका न्यूट्रोफिल क्या करता है, मटेरियल को इनगल्फ करता है ना, कोई बैक्टीरिया या कोई भी समझ लो कोई माइक्रोब है तो उसको इनगल्फ करेगा, उसके अंदर एंजाइम होंगे किसके अंदर, ग्रेन्यूल्स के अंदर, और फिर उसको क्या हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। न्यूट्रोफिल लिव फॉर, देखा जाए तो न्यूट्रोफिल जो है 5 दिन के लिए जिंदा रहता है ना, ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब वो फेगोसाइटोटिक करता है ना, तो उसके बाद में उसका जो सर्वाइवल टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है और कुछ घंटों तक ही रह जाता है। पल्स फॉर्मेशन हो जाता है एक इन्फेक्टेड एरिया में, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द डेड टिश्यू, जहाँ पे डेड टिश्यू सेल है, डेड या लीवर माइक्रोब लाइव माइक्रोब्स हैं कहीं पर, है ना, तो वहाँ पर, और फेगोसाइटेटिक किल्ड बाय माइक्रोब्स, या अगर समझ लो कहीं पे फेगोसाइट्स क्या हो गए, किल मार दिए गए माइक्रोब्स के द्वारा, है ना, तो वहाँ पे पस बन जाता है। अब आप बोलोगे भैया एक बात हो, ये फेगोसाइटोसिस करता कैसे, डायग्राम में बताओ ना यार, तो डायग्राम हम आपको बता देते हैं। देखो ये रहा डायग्राम, तो ये अपन न्यूट्रोफिल है, ये कोई माइक्रोब था, इसने गया सूडो जो आपके पोडियम है वो बनाया, सूडोपोडियम किया, है ना, माइक्रोब इंगल्फ हो गए। अब इसके अंदर आपको पता है एंजाइम्स होंगे जिसको जो उसको डाइजेस्ट कर देंगे, है ना भैया, ठीक है, समझ गए, इजी चीज़ें है ना, हाँ, ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं बस। इस्नोफिल ऑल्दो कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोटिक आर लेस एक्टिव इन दिस प्रोसेस, ये भी फेगोसाइटोसिस कर सकता है लेकिन लेस एक्टिव होता है ये, है ना, न्यूट्रोफिल से कंपेयर करोगे तो। देयर स्पेशलाइज्ड रोल अपीयर टू बी एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट, तो इनका जो मेन होता है वो क्या होता है, पैरासाइट्स का क्या करना, एलिमिनेशन करना, सच एज वॉर्म्स का, है ना, विच आर टू बिग, जो कि बहुत बड़े होते हैं। अगर बहुत बड़े वॉर्म्स हुए, है ना, तो उनका अगर आपको फेगोसाइटोसिस करना है तो उसके लिए इसोनोफिल चाहिए। दे आर इक्विपेड विद टॉक्सिक केमिकल्स, इनके पास टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, स्टोर इन देयर ग्रेन्यूल्स में होंगे, ऑब्वियसली बात है। दे रिलीज, तो डी ग्रेनुलेशन जानते हो ना, उनको कोई भी सब्सटेंस को रिलीज करना, उसको ग्रेन्यूल्स में से, है ना। when the eosinophils bind to an invalid organism, इन्वेडिंग का मतलब होता है हमलावर, है ना, तो जब eosinophil क्या करेगा, कोई भी हमलावर ऑर्गेनिज्म के साथ जाके बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये जो भी इसके अंदर एंजाइम्स हैं वो जो टॉक्सिक केमिकल्स वो साइज टॉक्सिक केमिकल्स से निकाल देगा, उस एंजाइम में डाल देगा, है ना। इन्वेडिंग का मतलब हमलावर होता है ना। लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ eosinophil में ऑकर्स इन एलर्जिक इन्फ्लामेशन सच एज द एस्थमिक एयरवे एंड स्किन एलर्जीज। तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो एक अगर कोई जगह पे समझ लो इसोनोफिल जा जाके इकट्ठा हो रहा है तो इससे एलर्जी भी हो सकती है ना, और एलर्जिक इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, जैसे अस्थमेटिक एयरवे में, है ना, अस्थमेटिक एयरवेयर होना, और स्किन एलर्जीज हो सकती है अगर क्या हो, ज़्यादा मतलब एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसका इसोनोफिल का। ओके देखो बेसोफिल की बात कर लेते हैं। बेसोफिल आर क्लोजली एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन, पहली बात तो है बेसोफिल आपका एलर्जिक रिएक्शन से जुड़ा हुआ होता है ना। एंड कंटेंट साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल पैक्ड विद हेपेरिन, और इसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हेपेरिन होता है, हिस्टामिन होता है, इनके बारे में आप जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, अगर शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो, है ना। एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रमोट इन्फ्लामेशन, वैसे इनके बारे में सबको पता ही होता है ना। यूजुअली द स्टिमुलेट फॉर बेसोफिल डीग्रेनुलेशन इन द एलर्जी एंड एंटीजन डेट कोज एलर्जी। एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेंस एंड एंटीजन होते हैं जो एलर्जी को कोज करते हैं, ऑफ सब टाइप, कोई भी टाइप की एलर्जी हो सकती है। दिस बाइंड टू एंटीबॉडी टाइप रेसेप्टर ऑन द बेसोफिल मेम्ब्रेन, तो ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं किससे, एंटीबॉडी टाइप रेसेप्टर से, जो कि बेसोफिल मेम्ब्रेन पे होती है ना। तो बेसोफिल मेम्ब्रेन पे एंटीबॉडी टाइप क्या होती है, रेसेप्टर होते हैं, तो ये जो एंटीजन उन पर जाके बाइंड करते हैं। ट्रिगर रिलीज ऑफ द बेसोफिल इन्फ्लामेशन मेडिएटर, है ना, मास्ट सेल। अब देखो मास्ट सेल की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, तो देखो आर वेरी सिमिलर टू बेसोफिल की तरह ही होता है, एक्सेप्ट डेट दे आर फिक्सड इन टिश्यू, लेकिन टिश्यू में फिक्सड होते हैं। कौन, मास्ट सेल डी ग्रेनुलेट within second of binding an allergen, accounting for the rapid onset of allergic symptoms following exposure to, for example, pollen in hay fever। तो ये समझ में आ गया मास्ट सेल के बारे में भी। रीड कर लेना, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ये, थोड़ा बहुत रीड कर लेना, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बीच में मैं लाइन करता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, पीएवाईक्यू के लिए भी। ओके भैया, ठीक है। बात कर लेते हैं देखो ग्रेनुलोसाइट्स की। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट टुगेदर मेकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया वापस से, है ना। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपका यार एक तो पता नहीं कौन सा पेन आ जाता है, मोनोसाइट, इसको लेते हैं चलो, मोनोसाइट, है ना, और लिम्फोसाइट जो है ये टुगेदर इन 25 से 50% बनाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। कौन कौन, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स।
कोई इसके पास साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स होता ही नहीं है ना, इसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट दीज आर द, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, ये बात मैं बता रहा हूँ, याद रखने वाली चीज़ है, क्या बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल कौन सा होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनके लिए बता रहा हूँ, लार्जेस्ट कौन सा होता है? मोनोसाइट होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका साइज क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया है, कमेंट करना है तुम लोगों को, अगर तुमने मुझसे पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा, कमेंट करके मुझे बताना अभी के अभी, है ना, कि क्या होता है इसका साइज। तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, देखें कितने लोगों को पता है। Shortly after release from the red bone marrow, they migrate into the tissue and develop into macrophages, है ना। फिर आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में जाके मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, वो मोनोसाइट से बनते हैं। मैक्रोफेजेस एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी में भी मैक्रोफेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट, बट मैक्रोफेजेस मोनोसाइट ही है, बस उनका नाम बदल गया कहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू में जाके। बहुत मोनोसाइट है मैक्रोफेजेस जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरल्यूकिन, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया वापस से, इंटरल्यूकिन 1 निकालते हैं। अभी इंटरल्यूकिन क्या होता है, अभी देखो एक्ट एज ए, आप देखो हम बात कर लेते हैं कि इंटरल्यूकिन जो होता है ना वो कैसे एक्ट करता है। इंटरल्यूकिन एक्ट करता है एज ए हाइपोथैलेमस, सॉरी, एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, ये आपके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और फीवर कोज करता है। जब भी कोई बैक्टीरियल माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा कि ये फीवर कोज कर देगा, है ना। इंटरल्यूकिन 1 इज देयरफॉर कॉल्ड, इसलिए अपन इंटरल्यूकिन 1 को, भाई साहब फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, क्या आ गई कि इंटरल्यूकिन 1 को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पायरेजन, ठीक है, पायरोजन। तो पूछ लिया जाए, इंटरल्यूकिन 1 जो है वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पे जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा, जैसे फीवर होगा, है ना, कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन के दौरान, और इसको पायरोजन भी कहा जाता है, याद रखना। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोबुलिन्स बाय लीवर इंक्लूडिंग फाइब्रोजन, है ना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड इन्फ्लामेटरी मार्केट, इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव टी सेल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन इम्यूनिटी में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है इंटेलिजेंस के बारे में। बात कर लेते हैं आगे, क्या, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलर देन मोनोसाइट्स एंड हैव लार्ज न्यूक्लियाई। इन सबकी मैंने साइज आपको हालांकि माइक्रोमीटर में बता रखी है, सबकी कितनी साइज होती है, आपको वो साइज याद रखनी है। सम सर्कुलेट इन द ब्लड बट मोस्ट आर फाउंड इन टिश्यू इंक्लूडिंग लिम्फेटिक टिश्यू सच एज लिम्फ नोड, है ना, एंड द स्प्लीन। लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल, ये स्टेम सेल से होते हैं, वो चार्ट याद रखना है ना, चार्ट मसाला वाला, है ना। इन रेड ब्लड मेरो में एंड फ्यू फ्रॉम प्रोक्रोसर इन द लिम्फेटिक, और प्रोक्रोसर से भी बनते हैं लिम्फेटिक टिश्यू में, मेन तो ये भी बोन मेरो में बनते हैं ना। आगे बढ़ें, ऑल दो ऑल लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ स्टेम सेल, द फाइनल स्टेप इन देयर डेवलपमेंट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ 2 डिस्टेंट टाइप ऑफ, पता है, एक तो टी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट होता है ना। इनका स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में आप, है ना, आगे मेरी बात तो हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तब आएगा इनका फंक्शन, है ना, फंक्शन फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है, एनाटॉमी चल रही है, फिजियोलॉजी नहीं चल रही है, ओके। देखो प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल डिस्क शेप सेल फ्रेगमेंट्स। अब इनका वापस देखो याद रख लेना, इनका साइज कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इस डायमीटर में होते हैं, और ब्यूडेंट ऑफ फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स in red bone marrow, although they have no nucleus, their cytoplasm is packed with granules, ठीक है, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यार, जहाँ पे आप अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल के पास भी नहीं था, इनके पास भी नहीं है, ठीक है, ओके। इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं कि, हाँ होते हैं, कंटेनिंग ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, इनके पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होंगे, बिकॉज। अब भाई साहब पहले ये बताने से पहले मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेमोस्टेटिस, है ना, हेमोस्टेटिस। मैंने तुम्हें एक और टर्म बताया था, क्या बताया था भैया, जब ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है ना, कोई भी आपके ब्लड सेल पढ़ रहे हो आप, उनकी फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, उनकी प्रोसेस, फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपको वो कमेंट करके बताना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसका नाम भी हीमो में ऐसा कुछ था, है ना। तो तुम्हें मुझे बताना है क्या था, ये क्या है, ये तो हीमोस्टेटिस है ना। तो हीमोस्टेटिस का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन हीमोस्टेटिस, हीमोस्टेटिस क्या होता है। तो याद रखना बच्चा, क्या याद रखें, देखो हेमोस्टेटिस का मतलब होता है, मतलब क्लॉटिंग, है ना, ब्लड को ब्लीडिंग से बचाना, है ना। जब ब्लड ब्लीडिंग कर रहा है तो कोटिंग करते हैं ना, उस कोटिंग वाली जो सिस्टम, मतलब जो कोटिंग करने की जो फॉर्मेशन है, ब्लड कोटिंग जो फॉर्मेशन, उसको हेमोस्टेटिस कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। दे आल्सो कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन फाइबर्स भी होते हैं अलॉन्ग द प्लेटलेट्स विद इन द डेवलपिंग क्लॉट टू रिएक्ट द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट्स काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, है ना, इसको याद रख लेना। द मैकेनिज्म दैट रेगुलेट प्लेटलेट नंबर आर नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड, बट द हार्मोन थ्रोम्बोपोएटिन, TPO के बारे में मैं बता चुका था, हालांकि फ्रॉम लीवर स्टिमुलेट, ये क्या करता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन, मतलब प्लेटलेट जो है ना फॉर्मेशन इसी कारण होगा कि जैसे इरेथ्रोपोएटिन वैसे थ्रोम्बोपोएटिन है, ठीक है, पोएटिन, ओके।
द लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटिलेट याद रख लेना इतना होता है ना। एंड दोज नॉट यूज्ड इन हेमोस्टेसिस आर डिस्ट्रॉय। देखो ऐसे आपके प्लेटिलेट जिनको हेमोस्टेटिस मतलब वही आपका जो होता है ब्लड कोटिंग उसमें जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ, जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस के द्वारा ना। कहाँ पे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहली बात तो कौन करता है, पहली बात तो मैक्रोफेज करता है। दूसरी बात कहाँ करता है, दूसरी बात स्प्लीन में करता है ना। दोनों चीज़ें याद रख लेना। किसको करता है, जो हेमोस्टेटिस में पार्ट नहीं लेते हैं, ब्लड कोटिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। अबाउट द थर्ड ऑफ द प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन रेदर देन सर्कुलेशन। कितना, इतना स्प्लीन में। इट इज़ इमरजेंसी स्टोर, ये इमरजेंसी स्टोर के रूप में स्टोर होते हैं। रिलीज व्हेन नीड और कंट्रोल, इनको ना रिलीज किया जाता है कब, जब जरूरत होती है इनकी है ना ब्लीडिंग को रोकने के लिए। हीमोग्लोबिन, जैसे तो आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें आपको बताना है, तो इनको सीख लेते हैं। तो समझो, हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूछा जाए, याद रखना है ना। तो देखो, हीमोग्लोबिन इज ए लार्ज कॉम्प्लेक्स है ना मॉलिक्यूल कंटेन एन ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन होता है पहली बात तो। दूसरी बात इसके पास क्या होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसको अपन हीम। और भाई साहब बहुत अच्छी चीज़ बता दी भैया आपने ना। वैसे मुझे पता है सही चीज़ों आपको पता है, लेकिन फिर भी यार हैं भैया, इतनी तुच्छ चीज़ें हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हम नीट के एक्सपीरियंट, हमें ये सब पता है। कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं पता हो तो लिख लेना। इस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 ग्लोबिन्स है ना, चेन्स होते हैं इसके पास, एंड 4 हेम यूनिट। इसके पास आयरन की कितनी यूनिट होगी, 4 होगी। एच विथ 1 एटम ऑफ आयरन, हर के पास एक एटम होगा आयरन का। बिकॉज एच एटम आयरन कैन कंबाइन विथ, देखो ऑक्सीजन, हर एक आयरन का एटम है ना वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। तो एक सिंगल होमे, अगर मैं बोलूँगी बताओ, हर एक आयरन का जो मॉलिक्यूल वो है क्या, आपका मॉलिक्यूल है ना, मतलब जो आयरन है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो सकता है। तो बताओ एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो बताओ एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन बताया मैंने आपको, 4 ऑक्सीजन के साथ होगा ना। तो एक सिंगल जो आपका हीमोग्लोबिन है वो मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। एन एवरेज रेड ब्लड सेल कैरीज अबाउट 280 मिलियन, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, 280 मिलियन। मतलब एक एवरेज ब्लड सेल में कितने, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। गिविंग इच सेल ए थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ओवर ए मिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके ओके भैया। आयरन इज कैरी इन द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसफर इन स्टोर इन द लीवर। क्या देगा, आयरन इज कैरीड इन द ब्लड स्ट्रीम बाउंड टू इट्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसफ्रीन एंड स्टोर इन द लीवर। हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन रिक्वायर ए स्टडी सप्लाई ऑफ आयरन, है ना। तो इसको है ना, देखो हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टडी सप्लाई ऑफ आयरन, आयरन की सप्लाई चाहिए। आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फिर कहाँ से होता है बताओ। पहली बात तो हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए, और आयरन कहाँ से आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है ना। वो वहाँ से बहुत कम आता है, वेरी लो होता है वहाँ से। तो इवन व्हेन द डाइट इन रिच इन आयरन, मतलब अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा अच्छा आयरन लेते भी है ना, तो भी क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो आप मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के बाद में जो आयरन मिलता है वो बहुत कम मिलता है, चाहे आप अपनी डाइट में आयरन बहुत ज़्यादा ले रहे हो फिर भी। मीनिंग डेट आयरन डेफिशिएंसी कैन रेडियली occurs in the iron loss extent intact। तो मीनिंग डेट आयरन डेफिशिएंसी कैन रेडियली occurs if iron loss तो मतलब जो आयरन जो डेफिशिएंसी है वो क्या हो सकती है, रेडियली occurs हो सकती है ना। इफ आयरन लॉस extends intact as saturated। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो अब मैं बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, हीमोग्लोबिन बाइंड रेजेंबल टू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना, बहुत ज़्यादा। आपको बोलेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला भी बताओ और ये क्या होता है। तो भैया जब आपका हीमोग्लोबिन है ना वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बाइंड करता है, तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसका ये इक्वेशन याद रख लेना है ना, और फॉर्मूला तो आपको पता चल ही रहा होगा, इक्वेशन में फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, याद रख लोगे क्या। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्या, अरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एज द ऑक्सीजन कॉन्टेंट ऑफ द ब्लड इंक्रीज इट्स कलर चेंज टू, ये तो आपको पता ही है, पता नहीं है तो बता देता हूँ। देखो जैसे जैसे आपकी ब्लड में ना ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, तो जो ब्लड है उसका कलर भी चेंज होगा, ठीक है बच्चा, उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। ओके ओके। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर थोड़ा चेंजेस होता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है थोड़ा ब्लू कलर का देखने में दिखता है। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, पूरा ऐसा नहीं पूरा नीला कलर का नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लू होता है ना। ब्लड रिच इन ऑक्सीजन यूजुअली आर्टियल ब्लड होता है, और जो ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हाई लेवल ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। इट कंटेन कॉम्प्रेस्ड विथ ब्लड विथ लोअर ऑक्सीजन लेवल यूजुअली वीनस ब्लड विच इज डार्क ब्लूस। ये वीनस ब्लड कैसा होता है, डार्क ब्लूस होता है इन कलर। हाउएवर इवन वीनस ब्लड कंटेन सिग्निफिकेंट क्वालिटी, देखो वीनस ब्लड में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो उसमें भी होता ही है।
प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजर्व कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन इज लूज, जो बाइंडिंग है क्या ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, इज लूज सो डैट हीमोग्लोबिन रिलीज इट्स ऑक्सीजन रेडियली। मतलब दे रखा है कि जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग होती है ना वो लूज होती है, क्योंकि आगे जाके जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू या सेल को देनी है। अगर बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो इस ऑक्सीजन आसानी से टिश्यू या सेल को नहीं मिल पाएगी, इसलिए बाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है, लूज होती है। स्पेशली अंडर सर्टन कंडीशन। अब कब ज़्यादा लो हो जाती है याद रखना, ये कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक तो लो पीएच में, एक आपका लो ऑक्सीजन लेवल्स में, एक आपके राइस टिश्यू टेम्परेचर में। दिस इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट टिश्यू विथ हायर देन नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायर रिसीव एन अपडेटेड। दिस इज एसेंशियल, ये एसेंशियल होता है तो ये इंश्योर करने के लिए जो टिश्यू है जो उनको हायर क्या चाहिए, नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है कोई ऐसे टिश्यू की, तो रिसीव एंड एक्वायर, तो उसको अच्छे मतलब जो जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए वो मिले, उसके लिए क्या जरूरी है, ये लो पीएच, लो ऑक्सीजन लेवल या राइज टेम्परेचर, ये टिश्यू राइस टिश्यू टेम्परेचर। तो आप बोलोगे भैया ये क्या फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर है जिससे क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब ये कैसे होगा, तो बच्चा लोगों का एक फंक्शन है ना, वो फंक्शन आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो एनाटॉमी में मैं आपको बस स्ट्रक्चर बताऊंगा। फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम क्या कि कैसे लो पीएच, लो ऑक्सीजन लेवल या राइस टेम्परेचर से ये सारी चीज़ें होती है ना, तो वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम उसके लिए नहीं पढ़ेंगे ना, उसके लिए फिजियोलॉजी। तुम क्या चाहते हो, एनाटॉमी में फिजियोलॉजी पढ़ा दो, वाह भाई साहब, एनाटॉमी में फिजियोलॉजी पढ़ा दो भैया, हमें ज़्यादा रजिस्टर नहीं भरने पड़ेंगे हमें, ऐसा वैसा नहीं होता है ना। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल, डायग्राम और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षणिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन सोर्सेज या अन्य शिक्षण शैली से दी गई है। मैं सामग्री पर कोई भी ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशनल यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल लेखक प्रकाशक को जाता है।